हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी। जैसा को पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस करें आपके सीयूटी से रिलेटेड जो भी आपके मेन डोमेन के सब्जेक्ट हैं। अगर आपने मेन डोमेन में सब्जेक्ट सोशोलॉजी को, समाजशास्त्र को अगर चूज़ किया है तो ये स्पेशली आपके लिए वीडियो है। अगर जिन्होंने इसको नहीं चूज़ किया है तो वो इस वीडियो को ना देखें, आपने मेन डोमेन पर फोकस करें, है ना। और अगर आपने सोशोलॉजी चूज़ किया है तो ये स्पेशली आप ही के लिए वीडियो है और बहुत ढेर सारे इसके पार्ट्स और भी आएंगे, तो आप इसको बहुत ही ध्यान से देखें। ठीक, तो चलिए आज के पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय का ज्ञान हमें पहले से ही रहता है। तो याद रखिएगा, जिस विषय का ज्ञान हमें पहले से ही होता है ना, उसे हम समाजशास्त्र कहते हैं। और समाजशास्त्र ऑप्शन ए में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे, हमारा सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि समाजशास्त्र के प्रारंभिक चरण में कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है। तो प्रारंभिक चरण में कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है, तो याद रखिएगा समाजशास्त्र के प्रारंभिक चरण में जो प्रक्रिया शामिल होती है उसे कहते हैं भूलने की प्रक्रिया। तो समाजशास्त्र के प्रारंभिक चरण में जो प्रक्रिया शामिल होती है वो कौन सी होती है, भूलने की। इसलिए बी नंबर ऑप्शन को हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। फिर देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समाजशास्त्र के प्रति हमारी धारणाएं क्या हैं। तो देखिए पहला क्या ऑप्शन कर रहा है कि पहले से ही कुछ ना कुछ हमें ज्ञात होता है। बिल्कुल सही है। समाजशास्त्र कौन है, जो समाज में जो चलने वाली जो गतिविधियां हैं उसके बारे में जानकारी चूंकि हमें पहले से होती है और समाजशास्त्र में इन्हीं चीज़ों का अध्ययन कराया जाता है, तो हम पहले से मान लेते हैं क्या कि हमें कुछ ना कुछ समाजशास्त्र के बारे में पहले से ज्ञान है। फिर क्या है, पहले से प्राप्त किया गया ज्ञान समाजशास्त्र के लिए सहायक एवं बाधक दोनों ही रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही है ऑप्शन। फिर कह रहा है कि समाजशास्त्र में सामान्यतः छात्र सोचते हैं कि इस विषय का ज्ञान इनके लिए कठिन नहीं हो सकता, ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो डी होगा ना, उपरोक्त सभी, ये सभी हैं। तो समाजशास्त्र के प्रति जो हम लोगों की जो सोच है क्या है कि कुछ हमें पहले से इसके बारे में कुछ ना कुछ पता होगा। फिर क्या सोचते हैं कि इसके पहले से प्राप्त किया गया ज्ञान जो है समाजशास्त्र के लिए सहायक भी होगा और बाधक दोनों ही रहा है, ये भी हम सोचते हैं। और तीसरा क्या सोचते हैं, समाजशास्त्र के अध्ययन में छात्र सोचते हैं कि इस विषय का ज्ञान उनके लिए कठिन नहीं होगा। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर डी होगा, हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। सारे ही ऑप्शन हमारे क्या हैं, सही हैं। फिर देखिए आ जाएंगे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 में, समाजशास्त्र की स्वाभाविक मुद्रा कैसी होती है। तो याद रखिएगा, समाजशास्त्र की जो स्वाभाविक मुद्रा जो होती है वो होती है आपकी तुलनात्मक। और तुलनात्मक दिखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, समाजशास्त्र की जो स्वाभाविक जो मुद्रा होती है वो तुलनात्मक होती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो होगा यहाँ आंसर नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाए। अब आ जाएंगे अपने फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे। देखिए हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि समाजशास्त्र के प्रारंभिक चरण में भूलने की प्रक्रिया क्यों सम्मिलित रहती है। तो समाजशास्त्र के प्रारंभिक चरण में भूलने की प्रक्रिया क्यों सम्मिलित रहती है, तो याद रखिएगा, क्योंकि यह पहले से प्राप्त हमारा सहज सामान्य बोध एक विशिष्ट दृष्टिकोण से जुड़ा होता है। इसीलिए हमारा जो इसमें रहता है ना, भूलने की प्रक्रिया इसमें शामिल रहती है। क्यों, देखिए फिर से समझ लीजिएगा, समाजशास्त्र के प्रारंभिक चरण में भूलने की प्रक्रिया क्यों सम्मिलित रहती है, क्योंकि यह पहले से प्राप्त हमारा सहज सामान्य बोध एक विशिष्ट दृष्टिकोण से जुड़ा होता है, इसीलिए भूलने की प्रक्रिया क्या होती है, सम्मिलित रहती है। फिर देखिए आ जाएंगे हमारे यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समाजशास्त्र में स्वनिरीक्षण को कैसे होना चाहिए। तो याद रखिएगा, समाजशास्त्र में स्वनिरीक्षण को जो होना चाहिए वो होना चाहिए आलोचनात्मक। और आलोचनात्मक देखिए आया है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा सी नंबर यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, समाजशास्त्र में स्वनिरीक्षण को आलोचनात्मक होना चाहिए। ठीक, अब आ जाते हैं अपने देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है कितने वर्ष की आयु में व्यक्ति सामाजिक समूह के सदस्य हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, व्यक्ति सामाजिक समूह के जो सदस्य हो सकते हैं वो हो सकते हैं 18 वर्ष की आयु में। और 18 वर्ष ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाए। जैसे आपको पता है कि चाहे आप वोट देने का अधिकार हो या कुछ भी होता है, गवर्नमेंट ने क्या किया है कि आपकी एज लिमिट कितनी की है, 18 साल कम से कम होनी चाहिए। इसीलिए कह रहा है कि कितने वर्ष की आयु व्यक्ति सामाजिक समूह का सदस्य हो सकता है, तो वो कौन सी है, वो है 18 साल। ठीक, फिर आ जाएंगे हमारा देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस समाज शास्त्री ने लिखा है क्या कि समाजशास्त्र व्यक्तिगत परेशानियों एवं सामाजिक मुद्दों के बीच संबंधों को उजागर करने में मदद करता है। ये बात किसने लिखी है, तो जानते रहिएगा, ये लिखा है सी टाइल मिल्स ने। सी टाइल मिल्स देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ डी में, तो हमारे यहाँ डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, सी टाइट मिल्स ने लिखा है कि समाजशास्त्र व्यक्तिगत परेशानियों एवं सामाजिक मुद्दों के बीच संबंधों को उजागर करने में मदद करता
है। ठीक, फिर आ जाएंगे देखिए हमारा 9th नंबर क्वेश्चन क्या है कि समाजशास्त्र से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो याद रखिएगा समाजशास्त्र जो हमें शिक्षा मिलती है वो मिलती है क्या, निष्पक्ष वैज्ञानिक सत्य की ओर बढ़ना, मतलब किसी का बिना पक्ष लिए हुए सही चीज़ों की ओर बढ़ना जो होता है, ये समाजशास्त्र क्या देता है, हमें शिक्षा देता है। तो समाजशास्त्र हमें क्या शिक्षा देता है, निष्पक्ष वैज्ञानिक सत्य की ओर बढ़ना, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो हमारा ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 10th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समाजशास्त्र की स्वाभाविक मुद्रा तुलनात्मक से क्या तात्पर्य है। फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए, समाजशास्त्र की स्वाभाविक मुद्रा तुलनात्मक से क्या तात्पर्य है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी आया है। तो याद रखिएगा समाजशास्त्र की स्वाभाविक मुद्रा तुलनात्मक से जो तात्पर्य है वो है पूर्वाग्रहों को पहचानने की क्षमता। पूर्वाग्रहों को पहचानने की जो क्षमता होती है वो समाजशास्त्र की स्वाभाविक मुद्रा की तुलनात्मक से तात्पर्य होता है। तो तुलनात्मक तात्पर्य से क्या संबंध है, पूर्वाग्रहों को पहचानने की पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के बारे में पहले से ही मान लेना कि ये ऐसे ही होगा, पहले से ही किसी चीज़ को मान लेने को बोलते हैं पूर्वाग्रह। तो पूर्वाग्रह को पहचानने की जो क्षमता होती है वो समाजशास्त्र की स्वाभाविक मुद्रा के तुलनात्मकता से इस चीज का तात्पर्य है। ठीक, फिर आ जाएंगे हमारा देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्यक्तिगत सामाजिक पहचान में कौन शामिल होता है। तो याद रखिएगा व्यक्तिगत सामाजिक पहचान में जो शामिल होता है वो है गर्व भी होता है, तनाव भी होता है और आत्मविश्वास भी होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो डी होगा वो डी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि व्यक्तिगत सामाजिक पहचान में जो शामिल होता है वो गर्व भी है, तनाव भी है और आत्मविश्वास भी, सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखेंगे हमारा देखिए 12th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बुजुर्ग एवं युवा पीढ़ियों के बीच पीढ़ी अंतराल को क्या कहते हैं। इसका मतलब बुजुर्ग और युवा, एक तरफ बुजुर्ग लोग हैं एक तरफ युवा हैं और बीच में इन दोनों के बीच की कंडीशन वाले इंसान है, तो दोनों के बीच की जो पीढ़ियां होती हैं उस अंतराल को हम क्या कहते हैं। तो याद रखिए उसको हम कहते हैं सामाजिक प्रघटना। ठीक, तो सामाजिक प्रघटना देखिए है ऑप्शन नंबर ए में आया है। तो हमारा यहाँ ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि बुजुर्ग एवं युवा पीढ़ियों के बीच पीढ़ी अंतराल को सामाजिक प्रघटना कहते हैं। ठीक, फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वनिरीक्षण निम्न में क्या नहीं होना चाहिए। तो स्वनिरीक्षण में कह रहा है स्वनिरीक्षण करते समय इन चारों ऑप्शन में से कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए स्वनिरीक्षण करते समय। तो याद रखिएगा स्वनिरीक्षण जब भी आपको करना होगा आपको आलोचनात्मक होना चाहिए, अधिक समीक्षा भी होनी चाहिए, आत्मयुग्मता अधिक, ये भी क्या होना चाहिए, ये भी हमारा क्या होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, लेकिन सामाजिक प्रघटना नहीं होनी चाहिए। और सामाजिक प्रघटना चूंकि नहीं होनी चाहिए वो कह रहा है क्या नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारा ये ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि स्वनिरीक्षण में क्या नहीं होनी चाहिए, सामाजिक प्रघटना नहीं होनी चाहिए और होनी क्या चाहिए, आलोचनात्मक भी होना चाहिए, अधिक समीक्षा भी होनी चाहिए, आत्मयुग्मता अधिक भी होनी चाहिए। फिर आ जाएंगे देखिए हमारा 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सामाजिक संरचना के बारे में निम्न क्या सही नहीं है। देखिए ऑप्शन ए, बी, सी, डी इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो पहला देखिए सामाजिक नक्शा प्रदान करता है, ये तो बिल्कुल सही है और कह रहा है कि सही क्या नहीं है। निवास स्थान का पता इसमें चलता है, तो ये भी देखा जाए तो ये भी 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल सही जा रहा है। फिर देखा जाए कह रहे हैं दूसरों के संबंध में आपकी स्थिति क्या है ये पता चलती है इससे, ये भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब नो डाउट हमारा क्या है, आधुनिक जीवन शैली। तो क्या है सामाजिक संरचना के बारे में निम्न में क्या सही नहीं है। तो आधुनिक जीवन शैली यह बिल्कुल शामिल इसमें नहीं की गई है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। आपको याद रखना है कि सामाजिक संरचना के बारे में क्या सही नहीं है, आधुनिक जीवन शैली। फिर आ जाएंगे देखिए हमारा 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत को पहली बार एकीकृत किसने किया। तो याद रखिएगा भारत को जिन्होंने सबसे पहली बार एकीकृत किया है वो कौन है, औपनिवेशिक शासन ने। तो औपनिवेशिक शासन ने भारत को सबसे पहली बार एकीकृत किया है, ये आपको याद रखना है कि भारत को पहली बार एकीकृत किसने किया है, औपनिवेशिक शासन ने। ठीक, फिर देखेंगे आ जाएंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि भारत में शत्रु राष्ट्रवाद को किसने जन्म दिया। तो याद रखिएगा भारत में शत्रु राष्ट्रवाद को जिन्होंने जन्म दिया है वो कौन है, वो है उपनिवेशवाद ने। उपनिवेशवाद ने क्या किया, शत्रु राष्ट्रवाद को जन्म दिया था भारत में, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। अब उपनिवेशवाद जिन्होंने नहीं समझ में आ रहा है जिनको, ये जानते रहिएगा जैसे अंग्रेज लोग बाहर से आके हम पे शासन कर रहे थे तो वो क्या कर रहे थे, उपनिवेशवाद वो स्थापित कर चुके थे हमारे देश में। तो भारत
भारत में शत्रु राष्ट्रवाद किसने जन्म दिया था? अंग्रेजों ने हमारे ऊपर आकर शासन किया था, उन्होंने उपनिवेशवाद किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे 17 नंबर कह रहा है कि सामाजिक प्रघटना की समस्या क्या है? तो याद रखिए कि सामाजिक प्रघटना की जो समस्या है ना, वो है बुजुर्ग एवं युवा पीढ़ियों के बीच की पीढ़ी में अंतराल। यह जो है ना, ये सामाजिक प्रघटना की सबसे बड़ी क्या होती है? समस्या होती है। आपको याद रखना है कि सामाजिक प्रघटना की जो समस्याएं हैं उसमें से मुख्य समस्या क्या है? बुजुर्ग एवं युवा पीढ़ी के बीच पीढ़ी का अंतराल। ठीक, फिर आ जाएंगे देखिए हमारा 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि औपनिवेशिक शासन ने भारतीय समाज में क्या परिवर्तन किया? तो याद रखिएगा औपनिवेशिक शासन ने भारतीय समाज में जो परिवर्तन किया था वो है विशिष्ट भारतीय चेतना का जन्म। तो जैसे ही औपनिवेशिक शासन ने भारतीय समाज में क्या परिवर्तन लाया? उसने विशिष्ट भारतीयों के अंदर एक चेतना का जन्म कर दिया, एक नई सोच लेकर आए, सब भारतीयों के अंदर एक नई सोच ने जन्म लिया। ठीक, फिर आ जाएंगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उपनिवेशवाद को मध्य वर्ग ने किन मान्यताओं के आधार पर चुनौती दी? तो याद रखिएगा उपनिवेशवाद को मध्य वर्ग ने जिन मान्यताओं के आधार पर चुनौती दी थी वह मान्यता थी पाश्चात्य शिक्षा। पाश्चात्य शिक्षा के माध्यम से उन्होंने क्या किया था? चुनौती दी थी। और ऑप्शन नंबर देखिए है पाश्चात्य शिक्षा है ऑप्शन नंबर सी में, तुम्हारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि उपनिवेशवाद को मध्य वर्ग ने जिन मान्यताओं के आधार पर चुनौती दी थी वह था पाश्चात्य शिक्षा। अब आ जाएंगे देखिए 20 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में स्थापित परंपरागत ढांचे में क्या परिवर्तन हुए? तो याद रखिएगा भारत में स्थापित परंपरागत जो ढांचे थे उसमें जो परिवर्तन हुए थे, समानता के लिए भी जो अधिकार थे उसमें परिवर्तन आया, स्वतंत्रता के प्रति भी जो थी पाश्चात्य जैसे पाश्चात्य सभ्यता धीरे धीरे आने लगी तो स्वतंत्रता क्या होती इसके बारे में लोग जागरूक हुए, इसमें भी परिवर्तन आया। और सार्वभौमिक मताधिकार जो था इसमें भी क्या आया? परिवर्तन आया। लोगों को सभी को एक समान मताधिकार का अधिकार देना चालू कर दिया गया। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा ना, डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। आपको याद रखना है कि भारत में स्थापित परंपरागत ढांचे में जो परिवर्तन हुए थे वो समानता में भी परिवर्तन आया, स्वतंत्रता में भी परिवर्तन आया और सार्वभौमिक मताधिकार में भी परिवर्तन आया। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ 21 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारतीय समाज के आधुनिकीकरण में शामिल मॉडल है तो कौन सा है? तो भारतीय समाज के आधुनिकीकरण में जो शामिल मॉडल है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा भारतीय समाज के आधुनिकीकरण में जो शामिल मॉडल है वह है आपका समाजवाद, प्रजातंत्र और धर्मनिरपेक्षता। हमारे देश में समाजवाद भी पाया जाता है, मतलब जो गवर्नमेंट होगी गवर्नमेंट जो होगी वो जनता के लिए जनता के लाभ के लिए नियम योजना बनाएगी, समाजवाद को दर्शाता है। प्रजातंत्र हमारे देश में जो होगा वो जनता का शासन होगा, जितने भी प्रतिनिधि होंगे वो जनता के द्वारा चुन के आएंगे, इसलिए प्रजातंत्र भी है। और धर्मनिरपेक्ष हमारा जो देश होगा किसी खास धर्म किसी धर्म विशेष को न तो घृणा करेगा न तो बहुत ज़्यादा आगे प्रमोट करेगा, सभी धर्मों को एक समान नज़र से देखेगा। तो ये हमारे समाज की क्या है? आधुनिकीकरण में ये तीनों मॉडल शामिल किए गए, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा ना, हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। ये सभी ही भारतीय समाज के आधुनिकीकरण में शामिल किए गए। फिर देखिए आ जाएंगे 22 नंबर क्वेश्चन क्या रखे, सुमेलित कीजिए। यहाँ सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सूची 1 को सूची 2 से हमें क्या करना है? यहाँ पे मैच कराना है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन 1 2 3 जो भी आया है इसमें क्या दिया गया है। तो देखिए ए नंबर पे क्या ऑप्शन दिया है कि व्यक्तिगत सामाजिक पहचान। जो व्यक्तिगत सामाजिक पहचान होती है वो किससे होती है? तो व्यक्तिगत सामाजिक पहचान जो होती है ना वो शत्रु राष्ट्रवाद को लेकर आती है। फिर देखिए यहाँ कह रहा है कि समाजशास्त्र की स्वाभाविक मुद्रा, समाजशास्त्र की स्वाभाविक मुद्रा का जो संबंध है वो है गर्व से, और उपनिवेशवाद का जो संबंध है ये है आपका है तुलनात्मकता से संबंध है इसका, और जो भारतीय समाज का जो आधुनिकीकरण है ये प्रजातंत्र से संबंधित है। अब इसमें ऑप्शन हमारा क्या बन रहा है? ए का यहाँ बन रहा है, ए को मिलाना है किससे? मिलाना है बी से, ए का बी, और ऑप्शन देखिए कौन सा सही जाएगा। अच्छा ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो होगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए को यहाँ 2 से मिलाया गया है, और फिर बी को यहाँ से मिलाया गया है किसको? 3 से हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का हो जाएगा 4। तो याद रखना है व्यक्तिगत सामाजिकता की पहचान किससे रिलेटेड है? शत्रु राष्ट्रवाद से। सामाजिक शास्त्र की स्वाभाविक मुद्रा क्या है? गर्व है। उपनिवेशवाद जो है वो तुलनात्मक से रिलेटेड है, और जो भारतीय समाज के आधुनिकीकरण जो है ये प्रजातंत्र से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो ए होगा, ए को हम यहाँ पे टिक कर देंगे। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न को सुमेलित कीजिए। सूची 1 ये है और सूची 2 हमारी ये है। याद रखिएगा इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए, इन 4 ऑप्शन को हमें क्या करना है? आपस में मैच कराना है। पहला देखिए क्वेश्चन आया है,
ज्ञान पहले से होता है। तो किस चीज़ का ज्ञान पहले से होता है, ये पहले ही हम जान चुके हैं कि समाज शास्त्र का जो ज्ञान होता है ना, वो लोगों को पहले से होता है, विद्यार्थी को। फिर देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समाजशास्त्र के प्रारंभिक चरण की प्रक्रिया। तो हम पहले ही जान चुके हैं कि सामाजिक शास्त्र के प्रारंभिक चरण की जो प्रक्रिया होती है ना, वो कैसी होती है, भूलने की। ये पहले ही क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। फिर देखिए भारत का एकीकरण, जो भारत का जो एकीकरण हुआ था वो कैसे हुआ था, किसकी वजह से हुआ था, औपनिवेशिक शासन की वजह से। औपनिवेशिक जो शासन जो थे उनकी वजह से भारत का एकीकरण हुआ था। अब लास्ट हमारा क्या है, स्वनिरीक्षण। जो स्वनिरीक्षण होता है ये कैसे हम कर सकते हैं, आलोचनात्मक तरीके से। तो ये हमारा देखना है ऑप्शन कौन है। तो इन सभी में ऑप्शन अगर देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है ना, ये सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए को यहाँ मिलाया गया है किससे, आपका 4 से मिलाया गया है, बी को मिलाया गया है फर्स्ट से, सी को मिलाया गया है 2 से, और डी को मिलाया गया है 3 से। ठीक, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा जो होगा 22 का 23 का जो होगा क्वेश्चन हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर आ जाएंगे देखिए हमारा 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत क्या सही है। तो आइए एक एक को देखते हैं आप पॉइंट को पढ़कर। देखिए पहला क्या है, ऐतिहासिक तौर पर भारतीय राष्ट्रवाद ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अंतर्गत आकार लिया। ये बिल्कुल सही है कि ऐतिहासिक तौर पर भारतीय राष्ट्रवाद ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अंतर्गत ही आकार लिया था, सभी लोग एकत्रित हुए थे। फिर देखिए ये तो मान लिया ऑप्शन सही हो गया। फिर देखना है कि उपनिवेशवाद ने नए वर्गों एवं संप्रदायों को जन्म दिया। तो उपनिवेशवाद ने नए वर्गों और संप्रदायों को जन्म दिया, तो ये भी हमारा ऑप्शन देखें तो ये भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राइट लग रहा है, ये भी सही है। और तीसरा देखिए, उपनिवेशवाद ने भारतीय समाज के उत्थान के लिए समाज का एकीकरण किया। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे उत्थान के लिए समाज को एकीकरण नहीं किया था, बल्कि उनके इतनी ज़्यादा उन्होंने टॉर्चर किया था कि उनके टॉर्चर करने की वजह से हमारा भारतीय समाज सब लोग क्या हो गए, एकत्रित हो गए और उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। तो उन्होंने नहीं किया था, बल्कि उनके कार्यों की वजह से भारतीय लोग एकत्रित होकर एक संगठित हो गए थे। ठीक, इसलिए ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। और फिर देखिए 4th कह रहे हैं औपनिवेशिक शासनकाल में ही एक विशिष्ट भारतीय चेतना का जन्म हुआ। ये भी बिल्कुल सही है कि औपनिवेशिक शासनकाल में ही कौन कौन से आए थे उसमें, जब अंग्रेजों का शासन था, महात्मा गांधी हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, भगत सिंह हो गए। तो कह रहे हैं एक विशिष्ट भारतीय चेतना का जन्म उसी समय तो हुआ था। उसी समय सुभाष चंद्र बोस, ऐसे महान महान हस्तियों ने उस समय क्या किया, उनका जन्म हुआ। ठीक, तो इसलिए हमारा ऑप्शन हम देखें तो केवल 3 यहाँ कट रहा है। तो इसका मतलब सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 1, 2 और 4। और 1, 2, 4 किस में आया है, 1, 2, 4 आया है, ऑप्शन नंबर देखिए सी में आया है। तो हमारा यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ 3 रहेंगे, तीसरा ऑप्शन जो होगा यहाँ पे गलत है। ठीक, फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि लोकतंत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले तत्व हैं। तो लोकतंत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन से तत्व हैं। पहला देखिए है समानता, दूसरा है सार्वभौमिक मताधिकार, तीसरा है स्वतंत्रता और ऑप्शन 4 है वैज्ञानिक सत्यता। तो इन चारों में से कौन वो महत्वपूर्ण वो तत्व थे जिन्होंने लोकतंत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो याद रखिएगा हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन, अच्छा यहाँ देखिए ऑप्शन भी आया है, 1, 2, 3 आया है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि यहाँ पे देखिए लोकतंत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका, लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, और जनता का शासन कब होगा, जब समानता जनता में दिखाई देगी। दूसरे क्या है, सार्वभौमिक मताधिकार, जब सभी को मताधिकार होगा तभी तो लोकतंत्र स्थापित होगा। और फिर क्या होगा, स्वतंत्रता भी लोगों को मिलनी चाहिए। ये तीनों चीज़ें रहेंगी तभी तो लोकतंत्र का निर्माण हो पाएगा। और वैज्ञानिक सत्यता, ये वैज्ञानिक सत्यता की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो होगा 1, 2, 3 हो जाएगा। 1, 2, 3 कहाँ आया है, ये है ऑप्शन नंबर सी में है। तो अगेन हमारा यहाँ सी जो ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा। तो मे भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 25 यहाँ पे हम क्वेश्चन यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। तो चलिए आज कितना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, कुछ और क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक चलिए इसको बार बार देखते रहिए और इसको अच्छे से लर्न करते रहिए, बार बार क्वेश्चन को देखते रहिए। कई बार चीज़ें देखते देखते लर्न हो जाती हैं, आपको याद हो या ना हो, लेकिन जब एग्जाम में आप बैठेंगे अगर बार बार आपने क्वेश्चन को देखा होगा तो जैसे क्वेश्चन दिखेगा तुरंत याद आ जाएगा। ठीक, तो चलिए आज कितना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।